नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास परिसर में शहद निकालने की प्रक्रिया का अवलोकन किया है। इस साल मात्र 45 दिनों की अवधि में 520 किलोग्राम शहद का उत्पादन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद हैं, विशेषकर पर्वतीय और वन क्षेत्रों में। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि वन क्षेत्रों में बी बॉक्स की स्थापना के लिए एक प्रभावी नीति तैयार भी की जाए। देहरादून के बसंत विहार थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान संदिग्ध स्कूटी सवार बदमाशों ने बैरियर तोड़कर भागने की कोशिश की। पुलिस टीम ने जब उनका पीछा किया तो एक आरोपी ने जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, जिसे तुरंत अस्पताल में भेजा गया है। वहीं दूसरे आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों आरोपियों के पास से अवैध तमंचे और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। चेकिंग के दौरान एक नीली स्कूटी पर दो व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, जिनको भी रुकने का इशारा किया गया, लेकिन वो बैरियर को क्रॉस करके हरस वाला टी स्टेट की ओर को भाग गए। और पुलिस को जब लगा कि संदिग्ध व्यक्ति, तो पुलिस के द्वारा इनका भागने का पीछा किया गया और पीछा करने के दौरान उनमें से एक व्यक्ति के द्वारा पुलिस पर फायर किया गया। और जब पुलिस के द्वारा और उसके नज़दीक जाने की कोशिश की गई तो वो लगातार फायरिंग करता रहा और फायरिंग करने के बाद जो टी स्टेट के जंगल की तरफ अंदर चला गया। पुलिस के द्वारा लगातार उसका पीछा किया गया और जवाबी फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग के दौरान पता चला कि उसके पैर में गोली लगी हुई, जिससे कि वो घायल हो गया। पुलिस के द्वारा तत्काल उसका एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल भिजवा दिया गया। इस व्यक्ति को पुलिस ने मौके पर पकड़ लिया और स्कूटी भी कब्जे में ले ली, जो कि विदाउट नंबर प्लेट की थी। जानकारी करने पर पता चला कि जो व्यक्ति घायल है उसका नाम अब्दुल्ला है, 37 साल का है, जो कि मूल रूप से सहारनपुर का रहने वाला है। और जो दूसरा व्यक्ति है उसका नाम शाहनवाज है, वो भी मूल रूप से सहारनपुर का रहने वाला था। केदारनाथ धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी आस्था देखने को मिल रही है। 22 अप्रैल 2026 को कपाट खुलने के बाद मात्र 4 दिन के अंदर ही 1,24,782 श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन कर लिए हैं। यह आंकड़ा न केवल श्रद्धालुओं के उत्साह को दर्शाता है, बल्कि यात्रा व्यवस्थाओं की मजबूती और सुव्यवस्थित संचालन को भी प्रमाणित करता है। यात्रा के सुचारू संचालन के लिए जिला प्रशासन की ओर से व्यापक सुदृढ़ व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की गई हैं। साथ ही संपूर्ण यात्रा की निगरानी कंट्रोल रूम के जरिए लगातार की जा रही है, जिससे हर स्थिति पर त्वरित नियंत्रण भी रखा जा सके। जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग विशाल मिश्रा ने बताया है कि पिछले 4 दिनों से यात्रा सफलतापूर्वक संचालित की जा रही है और सभी व्यवस्थाएं भी पूरी तरह व्यवस्थित हैं। यात्रा बहुत सुचारू रूप से संपन्न हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है कि यात्रा में किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। हमारी टीमें और मुस्तैदी से काम कर रही हैं। जो सायंकाल की आरती होती है वो प्रारंभ हो जाएगी और आम जनमानस को आरती का भी लाभ मिलेगा। हमारी टीमें हेलीपैड पर, ट्रैक रूट पर और पूरे शहर में जहाँ जहाँ पर ट्रैफिक की स्थिति हो सकती है वहाँ पर सभी जगह लगी हुई हैं और हम लोग उसको कंट्रोल रूम से मॉनिटर कर रहे हैं। और मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने दर्शन कर लिए हैं और जिला प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है। ओम नमः शिवाय, जय बाबा केदार। बड़ा हर्ष का विषय है कि माननीय सिर्फ बीकेटीसी के नेतृत्व में और माननीय जिलाधिकारी नेतृत्व में और श्री केदार सभा के नेतृत्व में जो है यात्रा का जो आगाज है, 1,10,000 यात्री भगवान के दर्शन कर चुके हैं। और कुछ लोग यूट्यूबर के चैनल से जो है नाना प्रकार की भ्रांतियां फैलाते हैं। मैं देश विदेश के यात्रियों को कहना चाहता हूँ, श्री केदार धाम में आइए। श्री केदार धाम में किसी की व्यवस्था नहीं है। हमारे जो है जिलाधिकारी महोदय पूरे रात और दिन इसी यात्री व्यवस्था में जुटे हुए हैं और उनके साथ बीकेटीसी, उनके साथ श्री केदार सभा के अध्यक्ष रात और दिन व्यवस्था में जुटे हुए हैं। और मैं देश विदेश के यात्रियों को संदेश देना चाहता हूं, आप निश्चिंत होकर के श्री केदार यात्रा में आइए और श्री केदार धाम में आज की जो वर्तमान की जो स्थिति उसमें कम से कम 35,000 यात्री निवास कर सकते हैं। कपाट की जो नियमावली जो सिस्टम होता है, परंपरा होती है, वो आज पूर्ण हो चुकी है। अब से यात्रा सुचारू रूप से चालू हो जाएगी और अभी तक यात्रियों ने 1,15,20 हजार के करीब लगभग यात्री यहाँ पे दर्शन कर चुके हैं। शासन प्रशासन, श्री केदार सभा
और यहाँ के लोकलों के द्वारा यहाँ पे अच्छी तरह यात्रियों की व्यवस्था कर रखी है। जो भी आपको ये ब्लॉकर और इसके द्वारा दिखाई ये सब भ्रमित है। आप भौगोलिक परिस्थिति को पहचानो, समझो और जमीन पे आकर के देखो। यात्रा यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, खाने पीने रहने की पूरी व्यवस्था हो चुकी है और आकर के बाबा श्री केदार के दर्शन करेगा। अभी तक लगभग 1,10,000 लोगों ने भगवान श्री केदारनाथ जी के दर्शन कर लिए हैं और जरूर शुरुआती 1-2 दिनों से भीड़ भाड़ बहुत थी, लेकिन अभी यहाँ पे व्यवस्था बहुत अच्छे है और सबको दर्शन का लाभ मिल पा रहा है। लेकिन कुछ अराजक तत्व, कुछ यूट्यूबर वगैरह ब्लॉगर्स के द्वारा धाम को बदनाम किया जा रहा है, ये सरासर गलत है। और आप बिल्कुल आइए और यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के साथ जो यहाँ पे तीर्थयात्री आ रहे हैं सभी को दर्शन का लाभ मिल रहा है। जय बाबा केदार, हर हर महादेव। पीएम श्री राजकीय आदर्श बालिका इंटर कॉलेज ज्योतिर्मठ की छात्रा कुमारी तृप्ति डिमरी ने कक्षा 12 में 500 में से 476 अंक प्राप्त कर राज्य में 11वां और चमोली में पहला स्थान हासिल किया है। बता दें कि तृप्ति ने हाई स्कूल परीक्षा में भी 92.2% अंक प्राप्त किए थे। तृप्ति पढ़ाई में शुरू से ही मेधावी, अनुशासित और विनम्र स्वभाव की छात्रा रही है। उसके विद्यालय में उपस्थिति नियमित रहती थी और वो शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेती थी। विद्यालय के प्रधानाचार्य उर्मिला बहुगुणा ने तृप्ति डिमरी और उसके परिजनों को फूल माला पहनाकर सम्मानित किया है। खटीमा में शिक्षा के अधिकार आरटीई के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया सवालों के घेरे में आ गई है। वार्ड नंबर 6 लोहिया हेड रोड के लोगों ने तहसील पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए लॉटरी प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाया है। पूरा मामला अमाऊ क्षेत्र का है। यहां बालिका आश्रम पद्धति स्कूल और सराफ पब्लिक स्कूल के करीब 500 मीटर के दायरे में रहने वाले गरीब परिवारों का कहना है कि उन्होंने आरटीई के तहत अपने बच्चों के दाखिले के लिए आवेदन किया था, लेकिन लॉटरी परिणाम आने पर आसपास के किसी भी पात्र बच्चे का नाम सूची में शामिल नहीं था। हमने आरटी के जो फॉर्म भरे थे उनमें उसमें जो सराफ स्कूल आता है वो आता है वार्ड नंबर 6 में और हमारे यहाँ के बच्चों का किसी का भी एडमिशन नहीं हुआ है। इसमें 6, 3, 15 ये जो वार्ड नंबर है और 16 ये वार्ड नंबर है, इनका किसी भी बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है। हमारा शिकायत ये था कि हमारे बच्चों का एडमिशन क्यों नहीं हुआ, जब स्कूल हमारे यहाँ बिल्कुल हमारे 100 मीटर की नियरेस्ट है, लेकिन हमारे यहाँ के बच्चों का एडमिशन क्यों नहीं हुआ, हमें ये पता लगाना है। एक ही वार्ड के 37 बच्चों का कैसे हुआ है, हमको इसकी जाँच चाहिए कि कैसे हुआ। एक ही वार्ड के मस्जिद में आते हैं, जो ईदगाह और कुरैशी मस्जिद में आते हैं वो उनका कैसे हुआ और हमारे यहाँ के जो बिल्कुल नियरेस्ट बच्चे हैं उनका क्यों नहीं हुआ। आरटी से जो एडमिशन होती है इसके संबंध में शिकायत है कि जो कुछ वार्ड के बच्चों ने जो अप्लाई किया था उनका नहीं हुआ है और एक पर्टिकुलर वार्ड के बच्चों का जो एडमिशन हो गया है। तो हमने खंड शिक्षा अधिकारी से इसके विषय में जो है वो जांच के आदेश किए हैं कि वो इसकी जांच कर ले प्रकरण की और जो भी इसमें नियमानुसार कार्रवाई होगी वो आगे की जाएगी। तब तक के लिए एडमिशन प्रोसेस को जो है उसकी पूरे एडमिशन प्रोसेस की जांच के लिए आदेश कर दिए गए। वार्ड नंबर 6 में रहते हैं क्योंकि हम 100-200 मीटर की दूरी में रहते हैं। हमारा किसी भी बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ आईटी में, जबकि 1-2 किलोमीटर दूर वालों का एडमिशन हुआ। हम जानना चाहते हैं क्यों हुआ, इनका कैसे हुआ, इसकी जांच। डोईवाला में सड़क किनारे खुले में शराब पीने और पिलाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया गया है। इस दौरान 14 लोगों को पुलिस की ओर से थाने पर लाया गया है। पूछताछ के बाद उन्हें भविष्य के लिए सख्त हिदायत देकर सभी व्यक्तियों के पुलिस अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए जुर्माना भी वसूला गया है। सार्वजनिक स्थानों पर नशा करने वालों के खिलाफ दून पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। देहरादून में आयोजित महिला आक्रोश रैली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नारी सम्मान और महिला आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। हजारों महिलाओं की मौजूदगी के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को आड़े हाथों लिया है। सीएम ने क्या कहा है कि विपक्ष का क्या इस पर कहना है, इस रिपोर्ट में देखिए। महिला आरक्षण को लेकर आरोप प्रत्यारोप के बीच उत्तराखंड की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित महिला जन आक्रोश रैली ने इन सब बहस को नया आयाम दिया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री धामी ने महाभारत का उदाहरण देते हुए कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर तीखा निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी को दुर्योधन की मानसिकता वाला बताया, जबकि अखिलेश यादव को दुशासन की संज्ञा दी। कांग्रेस के
युवराज, आपने देखा होगा जैसे कोई जंग जीतकर आए हों, इस प्रकार से जश्न मना रहे थे और मेजे थपथपा रहे थे। भाइयों बहनों, उसी के साथ ये दृश्य जब हम देख रहे थे तो महाभारत की उस सभा की याद आई, जिस सभा में कौरवों ने जोर जोर से हंसते हुए एक अबला नारी का अपमान किया था। भाइयों बहनों, हमारी नारी शक्ति का अधिकार छीनकर कांग्रेस के युवराज दुर्योधन की तरह अपने मद में मस्त होकर अपनी जीत का जश्न मना रहे थे और समाजवादी पार्टी के नेताजी दुशासन की तरह महिलाओं को अपमानित करके खुद को विजयी मान रहे थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आरोप लगाया कि जिस तरह महाभारत में अन्याय हुआ, उसी तरह महिलाओं के अधिकारों के मुद्दों पर विपक्ष का रवैया रहा है। मुख्यमंत्री ने सदन में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के दौरान कांग्रेस के रुख पर सवाल उठाए हैं, जबकि महिलाओं को अधिकार देने का ऐतिहासिक अवसर बताया तब विपक्ष पीछे हट गया। उन्होंने इसे महिलाओं के साथ अन्याय बताते हुए कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर दोहरा चरित्र दिखा रही है, संसद में विरोध और सड़कों पर समर्थन का दिखावा दे रही है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके और इंडी गठबंधन के लोग अपने राजनीतिक कौरवों की तरह उन्होंने नारी शक्ति के उनके अधिकारों से वंचित करने का काम किया है। लेकिन मैं आप सब बहनों के बीच में कहना चाहता हूं कि ये परिवारवादी दल आपकी बढ़ती हुई शक्ति को देखकर घबरा गए। अब उन्हें लग रहा है कि अगर सामान्य घरों की बहन बेटियां भी राजनीति में आ जाएंगी, आगे आ जाएंगी, हर निर्णय में सहभागी हो जाएंगी, तो इनकी जो वंशवाद परिवारवाद की दुकानें हैं, वो दुकानें पूरी तरह से बंद हो जाएंगी, उनका शटर बंद हो जाएगा। भाइयों बहनों, सीएम धामी ने कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी में महिलाओं के सशक्तिकरण केवल एक परिवार तक सीमित है। उन्होंने इंदिरा गांधी का उदाहरण देते हुए कहा कि कांग्रेस ने आम परिवार की महिलाओं को आगे बढ़ने तक नहीं दिया, इसकी बजाय परिवार को ही प्राथमिकता दी। धामी ने प्रियंका गांधी के लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अभियान पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस अभियान में भारी चर्चा की गई, लेकिन जब संसद में महिलाओं के अधिकारों की बात आई तो कांग्रेस पीछे हट गई, जिससे उसकी वास्तविक सोच उजागर हुई है। इस परिवारवादी सिंडिकेट ने एकजुट होकर हमारी नारी शक्ति के अधिकारों को कुचलने का षड्यंत्र रचा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश की आधी आबादी को उनका हक दिलाने का लोकसभा में लाया गया बिल विफल करने का महापाप किया है। भाइयों बहनों, कांग्रेस और उसकी महिला विरोधी परिवारवादी दोस्तों ने लोकतंत्र के मंदिर में बैठकर झूठ बोलकर तमाम प्रकार की मनगढ़ंत बातें करके अलग अलग बहाने इस बिल को लेकर बनाए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि एक तरफ संसद में महिला आरक्षण का विरोध किया गया, जबकि दूसरी ओर उत्तराखंड में प्रदर्शन कर जनता को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य की महिलाओं अब इस दोहरे रवैये से बहुत ऊपर उठ चुकी हैं और समय आने पर इसका जवाब देंगी। इधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने भी सीएम के बयान पर पलटवार किया है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार और इनके पार्टी के जो यूनिट्स हैं, ये सिर्फ इस देश में गफलत फैलाकर, एक झूठ को फैलाकर, एक झूठ को स्थापित करके फिर एक बार सत्ता के अपने लिए रास्ते बना रहे हैं। प्रदेश की जनता, देश की जनता इनके मंसूबों को समझें। मैं उम्मीद करता हूं आज मातृशक्ति जागरूक है, शिक्षित है। सीधा सीधा मेरा ये कहना है कि अगर आप वाकई महिलाओं के हितैषी हैं, महिला आरक्षण लागू करना चाहते हैं, तो परिसीमन का झोल उलझाकर आप इसको रोकना क्यों चाहते हैं? आप ये कहिए कि परिसीमन जब होगा तब होगा। आज जो स्थिति है हम उसी पर 33% आरक्षण लागू करते हैं, उसको कर दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। दरअसल महिला आरक्षण को लेकर उत्तराखंड में भी सियासत चरम पर है। दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी की धामी सरकार ने 28 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया है, जिसमें कांग्रेस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास करने की तैयारी है। इतना ही नहीं, महिला आरक्षण को लेकर मंडल स्तर पर पदयात्रा भी पूरी तैयारी के साथ की जाने वाली है। इससे साफ है कि अगले साल यानी 2027 से चुनाव में महिला आरक्षण चुनाव का मुख्य मुद्दा होगा। ऐसे में जनता दोनों पार्टियों में किस पर विश्वास करेगी, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी।
14 अप्रैल को पीएम मोदी ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। उसके बाद 19 अप्रैल को वीकेंड पर दून आने वाले पर्यटकों की संख्या में इजाफा देखा गया और अब दूसरे वीकेंड यानी 26 अप्रैल से पहले देहरादून में ट्रैफिक का भारी दबाव है, जिससे लोग परेशान हैं। पहले से ट्रैफिक का दबाव झेल रहे देहरादून के लिए दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे खुलने के बाद जाम से निजात पाना मुश्किल हो गया है। खासकर वीकेंड पर वाहनों की संख्या बढ़ जाने से पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। ऐसे में इस बार पुलिस ने वीकेंड के एक दिन पहले ही अपना नया ट्रैफिक प्लान तैयार कर लिया है, ताकि यात्रियों और पर्यटकों के साथ दून वासियों को राहत मिल सके। बीजेपी सरकार का कहना है कि ट्रैफिक दबाव को कम करने की कोशिशें की जा रही हैं। देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि इस वक्त हमारा गर्मी का सीजन शुरू हो चुका है, अन्य प्रदेशों से यहाँ पर पर्यटक भी पहुँचता है, हर साल पहुँचता है और हमारी यात्रा भी शुरू हो चुकी है, तो श्रद्धालु भी हमारे पहुँच रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि उत्तराखंड में कहीं ना कहीं हमारे जो दर्शनार्थी हैं, जो दर्शन करने जाते हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो भी यहाँ पर हैं और जो पर्यटक हैं जो यहाँ घूमने के पर्पज से आते हैं वो भी यहाँ पर हैं। तो लगभग हमारा जो विभाग है वो हर तरीके की सुविधा उनको देने का काम कर रहा है और स्थानीय जो नागरिक है उनको भी किसी प्रकार की परेशानी ना हो। पुलिस ने अचानक बड़ी वाहनों की संख्या को देखते हुए ANPR कैमरों की मदद लेना शुरू कर दिया है, जिससे अनुमान लगाया जा सके कि आखिर वीकेंड पर कितने वाहन दूसरे राज्यों से दून पहुंच रहे हैं। करीब 12,000 करोड़ की लागत से दून दिल्ली एक्सप्रेसवे की शुरुआत गत 14 अप्रैल से हुई है और शहर के हर इलाके में जाम देखने को मिला। पुलिस की चिंता बढ़ रही है कि यात्री व पर्यटन सीजन में कहीं इस वीकेंड पर दून से लेकर मसूरी तक यात्रियों को जाम से जूझना न पड़े। हाँ, ये हम मान सकते हैं कि थोड़ा बहुत जाम कहीं ना कहीं लगता है जब हमारे स्कूल की छुट्टी होती है या कभी यात्रा का या पर्यटकों का, जैसे शनिवार और इतवार को कहीं ना कहीं क्राउड थोड़ा सा बढ़ता है, तो इसकी वजह से जाम की स्थिति होती है जो मसूरी जाने वाले रूट पर। तो इसका जब तक हमारा एलिवेटेड रोड जो हमारी सरकार ने प्रस्तावित किया है, जिसको हम बनाने जा रहे हैं, वो जब तक नहीं बनेगा हमें पूरे तरीके से जाम से निजात नहीं मिलेगी। तो सरकार की पूरी कोशिश है कि हम हर तरीके से जो ये जाम होता है इसको कहीं ना कहीं दुरुस्त करने का काम करें, जाम दोबारा ना लगे, इस तरह की हम जो है व्यवस्थाएं करने का काम करते हैं। हमारा ट्रैफिक विभाग, हमारा पुलिस विभाग, तमाम सभी लोग मिलकर के इस व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम करते हैं। तो जब एलिवेटेड रोड बनेगी तो इस जाम से भी हमें कहीं ना कहीं पूर्णतः जो है निजात मिलने का काम होगा। पुलिस ने ट्रैफिक बैन बनाया है, लेकिन पुलिस का कहना है कि इमरजेंसी सर्विस के वाहनों को न तो रोका जाएगा और न डाइवर्ट किया जाएगा। ऐसे ही अतिरिक्त आवश्यक सेवाओं में पेट्रोल, दूध व गैस के वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से रवानगी दी जाएगी, जबकि नो पार्किंग जोन में वाहन पार्क करने पर टो किया जाएगा। वाहन स्वामियों से कहा गया है कि वे जरूरी न होने पर हॉर्न का कम यूज करें। वहीं ट्रैफिक संबंधी अपडेट्स के लिए दून पुलिस व ट्रैफिक पुलिस के सोशल मीडिया पेज को फॉलो किया जा सकता है। ट्रैफिक को लेकर विपक्ष ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देहरादून में हाथ हिला करके बड़े बड़े दावे करके जा चुके हैं, लेकिन मोहाली से राजधानी देहरादून आने में जो भी यात्री हैं, जो भी उत्तराखंड के लोग हैं, उनको जो है नाको चने चबाने पड़ रहे हैं। 2-2, ढाई-ढाई घंटे का जाम लोगों को इस गर्मी में परेशान करने का काम कर रहा है। जहां 1 मिनट का सफर होता है, वहां पर 20 मिनट लग रहे हैं। जहां 20 मिनट का सफर है, वहां 2-2 घंटे जो है ट्रैफिक को पार करने में लग रहे हैं। आखिर इस जाम से लोगों को कैसे निजात मिलेगी, कैसे शहर में यातायात सुगम होगा, आसान होगा, ये हर व्यक्ति सोच रहा है, लेकिन प्रशासन को लोगों की कोई फिक्र ही नहीं है। दिल्ली से देहरादून आने के 2-2.5 घंटे के दावे जरूर हो रहे हैं, लेकिन जो 2.5 घंटे डाक काली से लेकर के देहरादून घंटाघर तक लग रहे हैं, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है, जिससे आम लोगों को परेशानी हो रही है। बाहर से आने वाले लोग कह रहे हैं कि ये कैसी राजधानी है, आखिर इस जाम से कैसे आम लोगों को मुक्ति मिलेगी, कैसे जो है शहर के लोग सुकून से जो है सुगम आवागमन शहर के अंदर कर पाएंगे, कैसे जो है बाहर से आने वाले लोग कहें कि आहा ये कितनी सुंदर राजधानी है। देखते हैं जाम से लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए, निजात दिलाने के लिए प्रशासन कोई रोड मैप जारी कर पाता है या फिर ऐसे ही लोगों को जाम में जो है जीवन काटना पड़ता है।
संडे के लिए पुलिस ने रूट वाइज ट्रैफिक प्लान तैयार किया है, जिसमें कहा गया है कि यूपी और हिमाचल से मसूरी जाने वाले वाहनों को डाटकाली, आरटीओ चेक पोस्ट, आईएसबीटी से शिमला बाईपास होते हुए जोहड़ी तिराहा मसूरी जाएंगे। ट्रांसपोर्ट नगर तिराहे से सेंट जूड चौक, कमला पैलेस होते हुए बाजीपुर गांव और हाथी पांव मसूरी, डाटकाली से चक्राता के लिए आरटीओ चेक पोस्ट, जेएमएस रोड होते हुए लांघर और चक्राता, प्रेम नगर से बल्लूपुर चौक, कोलागढ़ सप्लाई डिपो से किमाड़ी होते हुए जीरो बैंड से मसूरी भेजा जाएगा। पुलिस के इस प्लान से कितना दबाव कम होगा ये तो समय के साथ पता चलेगा, लेकिन मौजूदा वक्त में देहरादून में ट्रैफिक भारी समस्या है, जिससे लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।